न जाने कितनी बार मैं सिमरन का लिखा हुआ पत्र उलट-पुलट करके पढ़ चुकी थी, लेकिन हर बार मैं 2 पंक्तियों के ऊपर रुक जाती थी। वही 2 पंक्तियाँ जिसमें उसने विजय से अलग होने की बात की थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि 20 साल की विवाह की मजबूत डोर में बंधने के बाद जब पति-पत्नी एक दूसरे की आदत बन जाते हैं, एक दूसरे के अनुरूप ढल जाते हैं, ऐसे में अलग होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। मन की गहराइयों से आती आवाज ने पुरजोर कोशिश की थी सच को नकारने की, मगर यथार्थ कागज पर लिखी वो 2 पंक्तियाँ मेरे सामने थी। मैं कैसे विश्वास करूँ? मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे सब कुछ झूठ-सा ही लग रहा था और बरसों पुरानी धुंधली यादें मेरे मन मस्तिष्क में मेरे मन के सामने आ गई। माता-पिता के बदरंग रिश्तों की तस्वीर थी ये सिमरन। सिमरन मेरे मामा की लड़की थी, जिसने मामा-मामी के तलाक के बाद उस उम्र में दर-दर की ठोकरें खाई थी। जब लड़कियां गुड़ियों के ब्याह रचाती है, तब मामा-मामी पुनर्विवाह की डोर में बंध गए थे। तो नन्ही सी सिमरन मेरी माँ की गोद में शाख से गिरे फल की तरह आ गिरी थी। मेरी माँ खुद ही उसे अपने घर ले आई थी और अपने नींद में निर्मग्न मामा मामी को तिनके जोड़ने और तोड़ने की फुर्सत ही कहाँ थी जो अपनी बेटी को देखते। कभी पलटकर उसकी माँ ने उसकी खोज भी तो नहीं ली थी, लेकिन मेरी माँ ने उसे भरपूर प्यार दिया था। कभी अपनी बेटी और भाई की बेटी में उसने अंतर नहीं किया। फिर भी नन्ही सिमरन का भावुक मन कई बार विचलित होता था। माँ सब कुछ देकर भी माँ नहीं बन पाई। कई बार तो उसका जी चाहता था कि उसकी जिद पर कोई उसे डांटे, रोने पर दुलार करे। माँ के लाड के बाद भी उसे रह रहकर अपनी ही माँ की याद आती थी। अक्सर मेरी माँ की गोद में सिर रखकर वो सिसकती और कहती थी, दीदी चिड़िया भी बच्चों की देखभाल तब तक करती है जब तक वो उड़ना ना सीख जाए। अगर मुझे पाल ही नहीं सकते तो इन्होंने मुझे जन्म ही क्यों दिया। मैं उसके आंसू पोंछती और कभी समझ ही नहीं पाई कि कैसे स्वार्थ पद पर भारी पड़ जाता है। बड़ी हुई तो माता पिता के तलाक के लिए दोषी माँ को ही ठहराया उसने। मगर अब ऐसा क्या हो गया था कि वही सिमरन विजय से तलाक का फैसला कर बैठी थी। मैं लंदन थी और पिछले 20 बरस से निरंतर उसके पत्र मुझे लंदन में मिलते रहते थे। कई बार तो फोन पर भी बात की थी। कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे कोई परेशानी है। हमेशा महसूस ही रहा कि उसने अपने संसार में वो एकदम से ढल मिल गई है। अचानक टैक्सी रुकने की आवाज ने मुझे यथार्थ में लौटने को विवश कर दिया था। मैसेज में भेजे हुए पते को खोजती मैं सही स्थान पर आ पहुंची थी। चारों तरफ वृक्षों से घिरा एक कॉटेज नुमा घर था और सजावट देखकर ही मुझे अंदाजा लग गया कि सिमरन के पास जीविका के सभी साधन सामग्री उपलब्ध है और वो किसी की दया की मोहताज नहीं है। वो टेबल पर रखे फाइलों के ढेर, बार बार बजती फोन की घंटियां उसकी व्यस्तता का परिचायक बनी हुई थी। सिमरन शायद घर पर नहीं थी, वरना मेरे आगमन की सूचना लगने पर वो तुरंत दौड़ती हुई आती। उसकी घरेलू हेल्पर चाय नाश्ता दे गई थी। नन्ही बिटिया सोनू अपनी बुढ़िया से कहानी सुन रही थी। समय बिताने के लिए मैंने स्टूल से एल्बम उठाकर पन्ने पलटने शुरू किए तो ठुमकती हुई सोनू भी मेरे पास आकर बैठ गई। एक फोटो पर उंगली रखते हुए उसने अपने पिता दादा दादी से मेरा परिचय करवाना शुरू कर दिया। फिर अपनी आंखों को गोल गोल घुमाकर बोली, आंटी आज मेरे पापा का फोन आया था। अच्छा, कहाँ है आपके पापा? मैंने उससे पूछा तो अपने नन्हे-नन्हे हाथ फैलाकर वो बोली, वो बहुत दूर अमेरिका में है। तुमने अमेरिका को देखा है? समय बिताने के लिए मैंने बात आगे बढ़ाई तो थोड़ी-सी उदास हो गई। बोली, नहीं, पर मैं पापा के साथ ज़रूर जाऊँगी। बहुत याद करती है पापा को। इसके पापा इसे भी बहुत प्यार करते हैं। सोनू की बूढ़ी आया भी हमारे साथ आकर बैठ गई थी और बोल रही थी। कुछ ही देर में सिमरन सामने थी। मैंने उसके माथे को चूमा, उसके आंसुओं ने मुझे भिगा दिया और ये आंसू दाम्पत्य की टूटन और सामाजिक प्रताड़ना की त्रास से उत्पन्न हताशा के सूचक थे या किसी आत्मीय से मिलने की परिणति थे, ये तो मैं समझ नहीं पाई। वो बार-बार मुझे मेरे बेटे अनुराग के बारे में प्रश्न करती रही, मैं उसके प्रश्नों का उत्तर देती रही। मैंने सिमरन को देखा, इतने वर्षों में सिमरन जरा भी नहीं बदली थी। वो अब भी अपने खूबसूरत से चेहरे से किसी को भी लुभा सकती थी। वो व्यवहार में थोड़ी शालीनता और सौम्यता, मगर पहले सकुचाई से रहने वाली सिमरन अभी आत्मविश्वास से भरपूर परिपक्व स्त्री बन चुकी थी। एक विवाहित स्त्री का सारा वैभव उसके चेहरे पर दिख रहा था। मैं अब तक अपने आप पर नियंत्रण खो चुकी थी। मैं कहाँ से बात शुरू करूँ, यही मैं सोचती रही। रात का भोजन समाप्त करके हम जैसे ही सोने आए तो मैंने देखा सामने रखी हुई विजय की तस्वीर। अतीत को भुलाना इतना सरल नहीं है दीदी, सिमरन बोली। यादें धूमिल सी हो जाती है पर मिटती नहीं है कभी। उसने गहरी सांस छोड़ी, तो फिर क्यों छोड़ दिया उसे? मैंने कुछ नहीं किया दीदी, जो भी किया मेरे पति ने ही किया है। मैं तो हमेशा शतरंज का मोहरा बनी रही। सिमरन, जिंदगी उतनी सपाट नहीं। एक बार दुखों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, उसके बाद सुखों की ढलान भी आती है। दीदी,
आज तक हर दुख तकलीफ को मैंने सहज स्वीकार किया। आरोप प्रत्यारोप अवहेलना तिरस्कार शायद भाग्य की धरोहर है, लेकिन उससे आगे भी बहुत कुछ था। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी, आंखों के कोर भीग गए थे। कुछ कहोगी नहीं? मैंने उसकी दुखती रग को छुआ तो उसके मन का लावा बाहर निकालने के लिए बेताब सा हो उठा था। क्या कहूँ दीदी, हारे हुए जुआरी की तरह सब कुछ लुटाकर खाली हाथ लौट आई हूँ। पूरे घर को बांधने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं ये जान नहीं पाई कि जिस डोर से मैंने बांधना चाहा वो डोर ही कच्ची है। समझ ही नहीं पाई कि मैं कहाँ गलत थी। उसने फिर अपने अतीत को कूरेदा। विजय आर्किटेक्ट थे, मैं इंटीरियर डेकोरेटर के काम के सिलसिले में उनसे मेरी भेंट हमेशा होती रहती थी। साथ साथ काम करते करते मुझे लगा कि हम जीवन साथी बन सकते हैं। ये परिपक्व उम्र में किया हुआ प्यार था, पूरी भावनाएं नहीं थी। हमारी शादी हो गई और मेरी शादी से उन्हें क्योंकि दहेज नहीं मिला, न मान सम्मान, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही क्या थी। बुआ की दया पर पली बड़ी लड़की तो थी मैं। विजय धनी माता पिता के एकमात्र पुत्र थे, दो बेटी के बाद जन्मे, जिनसे बहुत सी अपेक्षाएं थी उनकी माता पिता को। वो इतने प्यार में पले थे कि बचपन में अगर सर्दी के सीजन में, बरसात के सीजन में उनको स्कूल ही नहीं भेजा जाता था, उन्हें घर पे ही मास्टर पढ़ाने आ जाते थे। पढ़ने में बिल्कुल पीछे, मगर पैसे वाले माता पिता ने उन्हें आर्किटेक्ट बना दिया था। माता पिता के पास बड़ा सा बिजनेस था। पैसे वाले बाप के बेटे के लिए रिश्तों की भला क्या कमी होगी। फिर भी ससुराल में मेरी डोली उतरी तो मन में पूरा विश्वास था कि अपने व्यवहार से मैं सबका मन जीत लूंगी। सुबह से शाम तक घर के कार्य में मैं जुटती रही, लेकिन सराहना तो दूर, नीचा दिखाने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। विजय भी बिन बताए अपने दोस्तों को खाने पर बुला लेते थे। जल्दी में खाना बनाना पड़ता और कोई सब्जी में अगर कम स्वादिष्ट बन जाए या दाल घट जाए तो अपने आपे से बाहर हो जाते थे। दोस्तों के सामने ही मुझे भरी भरी सुना देते थे और ये हर दिन की बात थी। एक दिन जब ऐसा हुआ और वो अकेले दोस्त खाना छोड़कर उठ खड़े हुए, जाते जाते बोले कि इससे तो अच्छा होटल में खाना खा लेते। मुझे बेहतर करियर करने के भी ताने दिए गए। मैं अचंभित रह गई। पढ़ाई में हमेशा मैं अव्वल रही, लेकिन ससुराल में मेरी डिग्रियां कागज के टुकड़ों से ज्यादा नहीं थी। पति की डांट जब सही नहीं गई तो रोने लगी। सास तुरंत चिल्ला पड़ी, आखिर क्या कह दिया मेरे बेटे ने? उसका स्वभाव भी तो ऐसा है, इसमें रोने की क्या बात है? मुझे रहा नहीं गया, बोल पड़ी, माँ आखिर मेरा भी तो आत्मसम्मान है। फिर बाहर के लोगों के सामने मेरी बात पूरी होने से पहले ही सास बोली, अगर तुम्हें अपना आत्मसम्मान इतना ही प्यारा है तो उसे उठाकर ताक पर रख दो। औरत को झुकना ही पड़ता है, समझी? मेहंदी का रंग अब तक उतरा न था, लेकिन काम बहुत पड़े थे। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे, अब उन्हें पूरा भी तो करना था। ये गृह क्लेश और तनाव से बचने का एकमात्र विकल्प था कि हम पूरी तरह काम के प्रति समर्पित हो जाए। विजय को भी मैंने बहुत समझाया कि मैंने इन झगड़ों से बाहर निकले और काम करे। विजय का स्वभाव ऐसा था कि वो घर से बाहर कम निकलना चाहते थे। चिड़चिड़े तो इतने थे कि लोग उनसे दूर भागते थे। जिस व्यक्तित्व को मैं पहले बहुत मजबूत समझती थी, वो अंदर से इतना खोखला होगा ये मुझे पता ही नहीं था। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा। कामयाबी साथ साथ धन भी मैंने अर्जित करना शुरू किया। पक्षी घर पर लौटकर दो पल सुस्ता लेते होंगे, मेरा पल दो पल का सुस्ताना भी भारी सा लगने लगा। अन्य लोगों को तो मैं सहन कर जाती, मगर विजय के व्यवहार से मेरा मन क्षुब्ध होने लगा था। झूठे अहंकार का जो घेरा उन्होंने अपने चारों ओर लगा कर रखा था, उसे मैं कभी भेद नहीं पाई। मेरी कामयाबी से उनकी कुंठाएं बढ़ने लगी थी। ताने देना, संदेह करना उनकी आदत सी बन गई थी। तस्वीर के सामने सारे रंग गड़बड़ हो जाते हैं। जी करता है सब छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन 3 माह की मेरी बेटी सोनू का चेहरा जब भी मेरे सामने आ जाता, क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया था, तो पालने का दायित्व भी मेरा ही था। विजय हर दायित्व से मुक्त थे। ना तो विजय बेटी से आगमन से खुश थे, ना तो मेरे घर वाले। तो मैंने उसे पूछा, आजकल विजय कहाँ? विदेश में। उसका एक मित्र उन्हें अपने साथ ले गया था। वापस कब लौटेंगे? मेरी जिज्ञासा दृष्टि उसके चेहरे पर अटक गई। प्रोजेक्ट तो 6 महीने का ही था, ऐसा कह के गए थे। पिछले 6-8 महीने में वापस लौट आएंगे। शुरू में चिट्ठियां आई, धीरे धीरे वो भी आना बंद हो गई। जब 3 साल तक विजय वापस ना आए और न ही कोई सूचना मिली, तो सास ससुर का धैर्य जवाब दे गया। ससुर तो चुप रहते, मगर सास अक्सर सुना देती थी कि मेरी वजह से पति को बाहर जाने की जरूरत पड़ी। मैंने करियर को संवारने के चक्कर में घर परिवार की उपेक्षा की, पति का ध्यान ही नहीं रखा, इसलिए उसे जाना पड़ा। दिल्ली छोड़कर यहाँ पे आई और इस छोटे से कस्बे में अपना घर बार बसा लिया। दीदी, बेटी की ममता ने पाँव में बेड़ियां डाल रखी थी। शादी के झूठे संबंधों को ढोना इतना आसान नहीं था। बुआ के मुंह में मैं हमेशा सुनती थी कि बेटी स्वर्ग में अच्छी या ससुराल में अच्छी। अब तो जीते जी स्वर्ग तो नहीं जा सकती थी। बुआ के पास जाती तो आस पड़ोस वाले अटकलें लगाते थे। सुबह बुआ को स्वाद लाई,
मेरी गृहस्थी जमा कर बुआ लौट गई। दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा तुमने? नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। बेटी को उसी वंचित बचपन की तृष्णा में नहीं जीना चाहता, जिसे मैंने भुगता था। फिर इसकी क्या गारंटी है कि नया जीवन इस जीवन से बेहतर होगा? और सिमरन ये भी जानती थी कि तलाक के बाद समाज में सिर उठाकर जीना किसी भी स्त्री के लिए आसान तो नहीं है। लोगों के सवालों से बचने का उसे यही तरीका नजर आया कि पति का नाम साथ में जोड़कर रखे। बेटी के लिहाज से भी यही करना उसे ठीक लगा। सोनू आश्वस्त है कि उसके पापा विदेश में हैं और लौटेंगे तो उसके लिए ढेरों सारे खिलौने, गुड़िया, चॉकलेट्स लेकर आएंगे। मैं सिमरन की धीरता और अडिगता की कायल हो गई, जिस पर विपरीत स्थितियों में भी उसने खुद को संभाला था। उससे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। सिमरन, लेकिन कब तक झूठे आश्वासन देकर बच्ची को बहलाती रहोगी? सिमरन बोली, आपने रामायण तो पढ़ी है ना? उर्मिला ने भी लक्ष्मण के वन चलने जाने पर 14 साल का अलगाव झेला था। मैं उर्मिला नहीं हूँ, निर्मला हूँ। जब तक वो लौटेंगे तब तक समय के अकेले काटना ही है। सिमरन खिलखिलाकर हंस दिया। अपने गम छुपाते हुए खुद पर हंसना भी कितनों को आता है। पति के नाम का, उसके साथ अपने अच्छे संबंध का जो आवरण सिमरन ने अपने चेहरे पर डाल रखा था, उसे खींचकर उतार देने की निष्ठुरता मैं नहीं कर सकती थी। उस आनंदी चेहरे के भीतर छिपे करुण चेहरे को देखने की हिम्मत मैं नहीं कर सकती थी। शायद भविष्य में कभी नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।